नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ ही साथ जो दूसरे डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर के लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग ये भी देखेंगे कि उससे और क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सारे क्लासेस मेरे चैनल पे मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, द बैटरी विल गेट वार्म when we try to send too much current through battery, this is mainly due to means बैटरी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है जब उसमें बहुत ज़्यादा करंट हम फ्लो कराने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये किसके कारण होता है? तो ये किसके कारण होता है? अगर इसके ऑप्शंस देखे जाए दोस्तों, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ कनेक्टेड लोड, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, नन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। दोस्तों हर एक बैटरी का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। आप अगर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कराएंगे तो चार्जेस का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होने के कारण हीट प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण बैटरी गर्म हो जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ बैटरी गर्म होने का जो मेन रीज़न है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, दिस इज द मेन रीज़न टू गेट वार्म द बैटरी व्हेन वी ट्राई टू सेंड टू मच करेंट थ्रू दैट। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, द रिजोल्यूशन ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर रेंजिंग फ्रॉम -5 वोल्ट टू +5 वोल्ट विथ 8 बिट कोडिंग इज। मीन्स जो उसका मैक्सिमम और मिनिमम वोल्टेज दिया हुआ है -5 वोल्ट और +5 वोल्ट दिया हुआ है और 8 बिट का एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। दोस्तों इसका रिजोल्यूशन क्या होगा? दोस्तों मैंने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में आप लोगों को बताया था रेजोल्यूशन इक्वल्स टू होता है वी मैक्स माइनस वी मिन डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n। 2 टू द पावर n दोस्तों ये क्या होता है? लेवल्स होता है। अब अगर वी मैक्स की यहाँ पे बात करें दोस्तों तो मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पे 5 वोल्ट है, माइनस ऑफ मिनिमम वोल्टेज 5 वोल्ट है, डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 8। 2 टू द पावर 8, फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 8। जब इसको आप दोस्तों सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 39 मिली वोल्ट। जी हाँ दोस्तों 39 मिली वोल्ट। आप वो फॉर्मूले पे जाइए जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उस ऐसे न्यूमेरिकल छोटे छोटे न्यूमेरिकल आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो ये होता है रेजोल्यूशन का फॉर्मूला एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के केस में। मैंने बताया वी मैक्स टू वी मिन। अब अगर दोस्तों वी मैक्स टू वी मिन ना दिया हो, साइनसोइडल वोल्टेज दिया हो, तो उस केस में वी पीक टू पीक डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n। पीक टू पीक वोल्टेज यहाँ हो जाएगा साइनसोइडल के केस में। तो ऐसे आप रिजोल्यूशन निकाल सकेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स के। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन रिले चैप्टर से है। इसमें पूछा गया है अर्थ ब्रेकर सर्किट यूजेज। अर्थ ब्रेकर सर्किट किस टाइप का रिले यूज करता है? तो दोस्तों अर्थ ब्रेकर सर्किट लैचिंग रिले को यूज करता है। इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए। अगर पूछा जाता है तो आंसर दीजिएगा, नहीं पूछा जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर ही आपको याद करने जरूरी होंगे कि अर्थ ब्रेकर सर्किट क्या होता है। तो अर्थ ब्रेकर सर्किट किस रिले के थ्रू बनता है? तो दोस्तों लैचिंग रिले के थ्रू अर्थ ब्रेकर सर्किट बनाया जाता है। प्लीज़ आप इसे याद कर लीजिएगा। इसमें कुछ समझने का लॉजिक है नहीं और टाइम उतना बचा नहीं कि हम लोग अब इसे समझें। तो प्लीज़ आप इसे याद कर लीजिएगा कि अर्थ ब्रेकर सर्किट किस टाइप के रिले से बनता है। तो दोस्तों वो लैचिंग रिले से बनता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि विच लॉजिक गेट इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ 2 पैरेलल स्विचेस। 2 पैरेलल स्विचेस के जैसा कौन सा लॉजिक गेट इसमें से हो सकता है? तो दोस्तों पैरेलल स्विचेस की बात आ रही है तो एंड गेट तो दोस्तों पैरेलल स्विच की तरह यूज ही नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें से अगर कोई एक ऑफ होगा कोई एक ऑन होगा तो अफेक्ट करेगा आउटपुट को। अब अगर बात करें और गेट की दोस्तों,
जैसा कि और गेट ऑप्शन में है, तो आपने और गेट को अगर बीजेटी से इम्प्लीमेंट किया होगा तो दोस्तों कुछ इस टाइप से इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग और गेट को बीजेटी से। लाइक पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, पैरेलल में अगर हम कनेक्ट कर देते हैं ये दो स्विचेस को, पैरेलल में अगर हम दोस्तों इस टाइप से कुछ कनेक्ट कर देते हैं बीजेटी को, आपने देखा होगा, तो ये क्या बन जाता है, और गेट बनता है। बीजेटी क्या है, एज अ स्विच हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा दोस्तों वो और गेट हो सकता है कि विच लॉजिक गेट इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ टू पैरेलल स्विचेज, दो पैरेलल स्विचेस के जैसा कौन सा लॉजिक गेट हो सकता है। अब दोस्तों अगर बात करें, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जैसा आपने एंड गेट अगर दोस्तों हम लोग बीजेटी से बनाते हैं तो ये कुछ इस टाइप का एंड गेट बनाते हैं। मीन सीरीज में आप अगर कनेक्ट करते हैं दोस्तों बीजेटीज को, लाइक यहाँ पे आपने ए इनपुट दे दिया, यहाँ पे इनपुट बी दे दिया, यहाँ पे कुछ सप्लाई दे दिया, और यहाँ पे जो आउटपुट मिलता है दोस्तों हमें ए क्रॉस बी मिलता है। इसका अगर लॉजिकल एक्सप्रेशन देखेंगे तो सीरीज में जब आप इनको कनेक्ट करते हैं तो हमें एंड गेट मिलता है, राइट। अब ये सीरीज पुल अप नेटवर्क के सीरीज है, अगर पुल डाउन नेटवर्क में इसी सर्किट को आप बना देंगे दोस्तों तो ये हो जाता है नैंड गेट, ये हो जाता है नैंड गेट। सेम मैनर में अगर और गेट की बात करें दोस्तों तो और गेट को भी हम कुछ इस तरह से अगर बीजेटी इसको पैरेलल में कनेक्ट करें तो हमें और गेट, ये और गेट का एक्सप्रेशन देता है। अगर यहाँ पे ए और बी की वैल्यू का लॉजिकल एक्सप्रेशन निकालें, एक बार ए की वैल्यू 0 रखें तो ये बीजेटी वर्क नहीं करेगा, तब पर भी हमें अगर ये 1 है तो आउटपुट मिलेगा। मीन्स इस टेक्निक का यूज करके आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे कि विच लॉजिक गेट इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ टू पैरेलल स्विचेस, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों और गेट। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब अगर हम यहाँ पे देखें, द नंबर ऑफ कंपैरिजन कैरीज आउट इन अ 4-बिट फ्लैश एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। 4-बिट फ्लैश एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की दोस्तों बात हो रही है, तो मैं आपको बता दूं जो ये फ्लैश एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है ये सबसे फास्टेस्ट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे फास्टेस्ट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है। अगर ये n बिट फ्लैश डिजिटल एनालॉग टू कन्वर्टर है तो दोस्तों इसके लिए सिर्फ एक क्लॉक पल्स की ज़रूरत पड़ती है इसको कन्वर्ट करने के लिए। मीन्स नंबर ऑफ बिट्स पे डिपेंड नहीं करता इसका कन्वर्जन। अब अगर बात करें n बिट फ्लैश टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में, तो दोस्तों इस केस में 2 to the power n-1 नंबर ऑफ कंपैरेटर यूज होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 to the power n-1 नंबर ऑफ कंपैरेटर यूज होते हैं और 2 to the power n नंबर ऑफ रजिस्टर्स यूज होते हैं। ये दो पॉइंट आप याद रखिएगा। और जो प्रायोरिटी इनकोडर्स यूज होते हैं इसके जस्ट आगे, वो दोस्तों n×1 का यूज होता है। चलिए, प्रायोरिटी इनकोडर से उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बेसिकली पूछा जाता है कंपैरेटर्स कितने यूज होते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा कि 4-बिट फ्लैश टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है तो उसमें कितने कंपैरिजन सर्किट या कंपैरिजन होंगे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 to the power 4 - 1 मीन्स इक्वल्स टू 15 डिफरेंट इसके साथ कंपैरेटर्स यूज होंगे एनालॉग टू डिजिटल 4-बिट फ्लैश टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में, और 15 डिफरेंट कंपैरिजन होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर से, लाइनक्स इज अ। जैसा कि दोस्तों आपको पता है लाइनक्स क्या है, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है दोस्तों, द सिस्टम द सॉफ्टवेयर विच इज प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। जो यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जो मीडियम बनता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब दोस्तों जैसा कि आपको ये पता चल गया कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया है इट इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये गलत हो गया। क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो दोस्तों लाइनक्स जो है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जी हाँ दोस्तों, लाइनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको आप याद कर लीजिए। पहले आप ये याद करिए कि लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या होता है कि वो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, एक मीडियम होता है
यूजर और कंप्यूटर के बीच का। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी जेई सीबीटी 2 के 28वें तारीख को मीन्स 28 अगस्त 2019 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको पता हो ही गया होगा, आपने अगर रिव्यूज़ देखे होंगे मेरे, तो यूआरएल स्टैंड फॉर। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन फुल फॉर्म पे पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में। प्लीज़ आप कंप्यूटर से रिलेटेड सारे फुल फॉर्म्स को याद करके ही जाइएगा, एटलीस्ट एक बार उसे पढ़ जरूर लीजिएगा ताकि ऑप्शन से आप उसे मैच कर सके और उस टाइम आपके माइंड में वो क्लिक कर सके कि हाँ ये इसका ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जी हाँ दोस्तों, यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है पहले ही दिन और पहले ही शिफ्ट में, तो प्लीज़ आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। चांसेस तो कम है आगे पूछे जाने के, लेकिन अदर एग्जामिनेशन में शायद आपको एटलीस्ट इसी बहाने आपको याद तो हो जाएगा ये। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है कि फोटो कंडक्टिव सेल इज यूज फॉर। जी हाँ दोस्तों, फोटो कंडक्टिव सेल किसके लिए यूज होता है? तो दोस्तों फोटो कंडक्टिव सेल हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए भी यूज होता है, मीडियम फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए भी यूज होता है और लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के भी लिए यूज होता है, जिसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। जी हाँ दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिएगा, एक बार जरूर समझ लीजिएगा कि फोटो कंडक्टिव सेल किस फ्रीक्वेंसी पे यूज होता है। तो सभी फ्रीक्वेंसी रेंज पे फोटो कंडक्टिव सेल का यूज हम कर सकते हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि क्यू मीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो दोस्तों आपको इसका आंसर भी पता होगा, चलिए नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। क्यू मीटर सीरीज रेजोनेंस सर्किट पे वर्क करता है। जी हाँ दोस्तों, जो इसका प्रिंसिपल होता है वो सीरीज रेजोनेंट सर्किट होता है क्यू मीटर का। तो इसको आप एक बार ज़रूर याद कर लीजिएगा, इस पे बहुत बार क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है बहुत एग्जामिनेशन में, तो इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा कि क्यू मीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि द एक्यूरेट वोल्ट मीटर मस्ट हैव रेजिस्टेंस ऑफ। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर गैल्वेनोमीटर या पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का रेंज एक्सटेंड करना है, आपको बढ़ाना है, मीन्स अगर गैल्वेनोमीटर को आपको एज अ वोल्ट मीटर बनाना है तो क्या करना होगा? एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट अमीटर बनाना होगा तो क्या करना होगा, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए मैं फिर से आपके सामने रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको याद हो सके। दोस्तों गैल्वेनोमीटर को अगर आपको वोल्ट मीटर बनाना है तो सिंपली क्या करना होता है, इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करते हैं इस गैल्वेनोमीटर के, तो ये दोस्तों बन जाता है एक वोल्ट मीटर। जी हाँ दोस्तों, ये बात याद रखिएगा, हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं मीन्स वोल्ट मीटर को अगर एक्यूरेटली मेजर करना है, जो उसकी वैल्यू होनी चाहिए एक्यूरेट आनी चाहिए, तो उस केस में इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जितना ज़्यादा हो सके उतना ही अच्छा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वेरी हाई वैल्यू। द एक्यूरेट वोल्ट मीटर मस्ट हैव द रेजिस्टेंस ऑफ वेरी हाई वैल्यू। उसके पास जो रेजिस्टेंस होनी चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू की रेजिस्टेंस होनी चाहिए। आप इसे याद कर लीजिए, आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाना होगा तो क्या करना होगा, सीरीज में कनेक्ट करना होगा एक रेजिस्टेंस को जिसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होगी। सेम क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है अमीटर के केस में भी, कि अगर अमीटर से आपको एक्यूरेट मेजर करना है तो क्या करना होगा, उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए वो बहुत ही कम होनी चाहिए अमीटर के केस में। जी हाँ दोस्तों, कम इसलिए होनी चाहिए कि मैंने आपको बताया था अगर गैल्वेनोमीटर को आपको अमीटर बनाना है तो सिंपली क्या करना होगा, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक आपको रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा जिसकी वैल्यू बहुत ही कम होगी, तो ये अमीटर बन जाएगा। ये जितना भी वर्ड अभी मैं बोला हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और इससे ये क्लियर होता है कि फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ अमीटर द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर शुड बी
एज स्मॉल एज पॉसिबल, मीन्स वेरी लो वैल्यू होनी चाहिए इस रेजिस्टेंस की। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दोस्तों क्या पूछा जाता है कि वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्टमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, इसलिए उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब बात करें अगर अमीटर की, तो दोस्तों अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इसलिए सीरीज में कनेक्ट करते हैं ताकि जो सीरीज में जो करंट होता है उसकी वैल्यू सेम होती है, इक्वल होती है, इसलिए अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो ये यहाँ से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर्ड इंटरप्ट। कौन सा इसमें वेक्टर्ड इंटरप्ट नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि वेक्टर्ड इंटरप्ट वो होते हैं जिनके एड्रेसेस मेमोरी में सेव होते हैं किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, मीन्स जिसका जो मीनिंग होता है वो किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव होता है मेमोरी में। तो ट्रैप दोस्तों जैसा कि आपको पता है ये नॉन मास्केबल इंटरप्ट है और ये वेक्टर्ड इंटरप्ट है। RST 7.5 भी ये वेक्टर्ड इंटरप्ट है और RST 3 दोस्तों ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है और ये भी एक वेक्टर्ड इंटरप्ट है, क्योंकि आप इसका वेक्टर एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। जब बात करें दोस्तों INTR की, तो INTR एक नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है, मीन्स इसका जो एड्रेस मेमोरी में डिफाइंड नहीं है। जी हाँ दोस्तों, INTR एक नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है, इसका वेक्टर लोकेशन नहीं होता, तो ये नॉट वेक्टर्ड इंटरप्ट है। अब अगर बात करें इससे कुछ क्वेश्चंस की दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स होते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, जिसमें अगर उसकी प्रायोरिटी देखी जाए तो आपको सब पता है, मैंने बहुत ही क्लियरली पढ़ा दिया है माइक्रो प्रोसेसर वाले चैप्टर में। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप एक बार जाके उसे देख लें। आप कोई भी ट्रैप से क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है। स्पेशली मैंने इंटरप्ट का ही एक वीडियो बनाया है अपने चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ इस CRO इज अबाउट। जी हाँ दोस्तों, इनपुट इम्पीडेंस जो CRO का होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा होता है, इस वर्ड को आप याद रखिएगा। इसीलिए दोस्तों हाई इम्पीडेंस प्रोब्स का यूज किया जाता है CRO के केस में। हाई इम्पीडेंस प्रोब का इसलिए यूज किया जाता है कि इनपुट रेजिस्टेंस में दोस्तों मैचिंग हो सके। जब रेजिस्टेंस की मैचिंग होगी, लोड रेजिस्टेंस और थेवेनिन्स इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल होगा, तभी तो मैक्सिमम पावर का ट्रांसमिशन होगा। तो दोस्तों इतना आप याद रखिए कि इनपुट इम्पीडेंस ऑफ CRO इज वेरी हाई इन द रेंज ऑफ मेगा ओम। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेगा ओम हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और CRO का दोस्तों और जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने ऑलरेडी कवर करा लिए हैं। आपने अगर मेरी वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर के CRO का वीडियो जरूर देख लें, आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे CRO से, ये मेरी गारंटी है। अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो एक बार जाके आप CRO का मेरा चैप्टर जरूर देख लें, आप सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, अ पैसिव एलिमेंट इन अ सर्किट इज वन विद। जैसा कि आपको पता है एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो खुद एनर्जी को जनरेट करते हैं या खुद पावर को जनरेट करते हैं, उन्हें कोई एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब अगर बात करें पैसिव एलिमेंट्स की, तो पैसिव एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, वो कोई पावर डिलीवर नहीं करते, ना ही पावर प्रोड्यूस करते हैं, ना ही एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। मीन्स वो एनर्जी को सिर्फ लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसके ऑप्शंस को दोस्तों देखा जाए तो सप्लाइज एनर्जी नहीं, ये गलत है, ये एक्टिव एलिमेंट की प्रॉपर्टी है। रिसीव्स एनर्जी, जी हाँ दोस्तों ये इसकी प्रॉपर्टी सही है। पैसिव एलिमेंट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को रिसीव करता है, सप्लाई नहीं करता। और दोस्तों अगर पैसिव एलिमेंट से सर्किट बना हुआ है तो उस सर्किट को दोस्तों पैसिव सर्किट बोला जाता है, और अगर एक्टिव एलिमेंट से वो सर्किट बना हुआ है तो उसे एक्टिव सर्किट बोला जाता है। अब अगर एक्टिव एलिमेंट्स की बात करें दोस्तों तो ट्रांजिस्टर एक एक्टिव एलिमेंट है, और फिर आपका ट्रांजिस्टर एक्टिव एलिमेंट हो गया। जो भी जितने भी डिवाइसेस हैं जो एनर्जी को जनरेट करती हैं, एम्पलीफायर एक्टिव एलिमेंट हो गया, वो एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में आएगा। अब अगर दोस्तों बात करें पैसिव एलिमेंट की तो रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, ये बेसिक पैसिव एलिमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ पावर को एब्जॉर्ब करता है। अब अगर बात करें दोस्तों पीएन जंक्शन डायोड की,
तो पीएन जंक्शन डायोड क्या है, एक्टिव एलिमेंट या पैसिव एलिमेंट? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। जो मैंने लॉजिक बताया कि जो एनर्जी जनरेट करता है वो एक्टिव एलिमेंट कहलाता है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो पैसिव एलिमेंट कहलाता है। तो आपके हिसाब से पीएन जंक्शन डायोड क्या होना चाहिए, एक्टिव एलिमेंट या पैसिव एलिमेंट? अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। जी हाँ दोस्तों, सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? अब दोस्तों मैंने आपको डिफरेंस बताया था कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट वो लॉजिक सर्किट होते हैं जिसका आउटपुट सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे ही डिपेंड करता है, उसमें कोई मेमोरी एलिमेंट्स नहीं होते, ना ही कोई फीडबैक उसमें कनेक्टेड होता है। अगर बात करें कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के तो उनको दोस्तों उनके एग्जाम्पल्स हैं हाफ एडर, फुल एडर, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, डी कोडर, इन कोडर, ये सब एग्जाम्पल्स हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के। अब अगर बात करें दोस्तों सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट की, तो सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट का जो आउटपुट होता है वो प्रेजेंट इनपुट पे तो डिपेंड करता ही करता है, साथ ही साथ पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करता है। अब दोस्तों अगर पास्ट आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है मतलब पास्ट आउटपुट को स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसलिए जो हमारा सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट होता है उसके पास मेमोरी एलिमेंट होते हैं जो कि फीडबैक में कनेक्ट होते हैं, या फिर फीडबैक एलिमेंट प्रेजेंट होता है सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के केस में। और दोस्तों सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट का जो बेसिक एग्जाम्पल है वो फ्लिप फ्लॉप है, लैच है, काउंटर है और रजिस्टर्स है, ये सब एग्जाम्पल है सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के। अगर तो इसके ऑप्शंस देखे जाए दोस्तों, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, जैसा कि मैंने बताया आपको सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में उसको मेमोरी एलिमेंट चाहिए डेटा को स्टोर करने के लिए, प्रीवियस आउटपुट को स्टोर करने के लिए। तो इन ऑप्शन से देखा जाए दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, फ्लिप फ्लॉप, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी बताया सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट का। तो फ्लिप फ्लॉप बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट का। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखा जा रहा है, इसका आंसर मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 28 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपको इसका आंसर भी पता होगा। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन सीरीज को यहीं पे वाइंड अप करते हैं इसी ईजीएस्ट क्वेश्चन के साथ। मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ये हो जाएगा इसका आंसर, अमेरिकन। तो अगर ये क्लास आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस क्लास को जरूर लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मुझे खुशी होगी आप लोगों का फीडबैक और सजेशन जान करके। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों को भी पता है कि क्लास में अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर से बनाता हूं तो उतना बेटर तरीके से आप लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि मैं और बेटर तरीके से कुछ टूल्स खरीद सकूं और मैं बेटर तरीके से क्लास को पढ़ा सकूं, क्लास को रिप्रेजेंट कर सकूं, तो दोस्तों मैंने अपना UPI ID डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर के आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं कुछ टूल्स ले सकूं और बेटर तरीके से क्लास को रिप्रेजेंट कर सकूं। दोस्तों ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो ये कोई भी ऐसा नहीं मैंडेटरी नहीं है। अगर आप करेंगे तो मुझे खुशी होगी और मैं जल्द से जल्द कुछ टूल्स ले सकूंगा और बेटर तरीके से आप लोगों के लिए क्लास लेके आ सकूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।